Yeah, good morning to all of you. We will start a class of CR, paper number 5. पेपर नंबर 5 में हम जो बात करेंगे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, कोमल, अदीसा, आवाज आ रही है प्रॉपर्ली बेटा? मीनाक्षी, रिया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 5 CR, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली क्या है, यार 2 पार्ट्स आर देयर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 देयर इज ऑफ CR, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जो 50 मार्क्स का है। पार्ट 2 देयर इज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, दैट इज अगेन 50 मार्क्स, मतलब इक्वल है। बेसिकली पार्ट 1 के अंदर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज CR के अंदर जो 50 मार्क्स का होगा, देयर नंबर ऑफ चैप्टर्स आर देयर। दीज आर चैप्टर्स नेम, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13। यदि आप इंडिविजुअली चैप्टर्स को देखोगे तो बहुत सारे चैप्टर अलग अलग हैं, लेकिन यदि इन सारे चैप्टर के लिए हम समरी बनाए, प्रॉपर्ली देखें तो ये एक ही चैप्टर से कनेक्टेड है, मर्जर्स एंड अमाल्गमेशन। तो हमारे जो पार्ट 1 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मर्जर्स एंड अमाल्गमेशन। चैप्टर नंबर 1 जो बात करता है इज अबाउट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर जो जनरली बात आती है वो आती है अबाउट मर्जर्स, अमाल्गमेशन एंड जो मैं अभी बताने वाला हूं कि रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, तब अपने यहाँ पर समझ में आएगा। उसी के रिगार्डिंग प्लानिंग कैसे करनी है, एक्विजिशन कैसे करना है। आगे निकल गई ना। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, प्लीज अपनी डिवाइसेस को म्यूट कर दो जिससे कि डिस्टरबेंस नहीं हो। प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, प्रोसेस, कंपनी के प्रोविजंस, और ये मर्जर एंड अमाल्गमेशन कौन कौन से एक्ट में आता है। कॉम्पिटिशन एक्ट भी आ जाएगा, इनकम टैक्स भी आ जाएगा। मतलब हमारा फोकस ये बात पे नहीं है कि कॉम्पिटिशन एक्ट क्या बोलता है, हमारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि मर्जर्स एंड अमाल्गमेशन जिस भी एक्ट में है ना, वो सब कवर करना। मतलब ICSI वॉन्ट्स कि जब CS बन के निकलो तो आप मर्जर एंड अमाल्गमेशन में एक्सपर्ट, और उसी के रिगार्डिंग जितने भी लॉज है सब यहाँ पे कवर्ड है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स हो, चाहे वो आपकी स्टाम्प ड्यूटी हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 हो, चाहे वो आपकी अकाउंट से क्यों ना हो। आपको पता होगा एग्जीक्यूटिव में इतनी अकाउंट्स नहीं आती, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स फिर भी डाले, नॉर्मल अकाउंट्स नहीं, उतना पार्ट जो मर्जर एंड अमाल्गमेशन से कनेक्टेड होगा। पार्ट 2 दैट इज द इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन, 50 मार्क्स। नंबर ऑफ चैप्टर आर देयर, चैप्टर नंबर 14 से लेके चैप्टर नंबर 26। यहां पे हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनीज, और यदि कंपनी की इंसॉल्वेंसी के मैटर को हम रिजॉल्व नहीं कर पाते तो एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, याद हो तो, गुजारिश। किसने देखी थी? वैसे वाहियात मूवी थी, जिसने भी देखी तो रोया था। क्यों देखी? उसने भी यही गुजारिश की, ये मूवी बनती नहीं। देखो मूवी में क्या था, ऋतिक रोशन कोई प्रॉब्लम थी फिजिकल, तो बोला मुझे जीना ही नहीं, मुझे मार दो, खत्म करना है मुझे। तो पहला ऑप्शन क्या होता है, इंसान जिए लेकिन जिया नहीं जाए, जी नहीं पाए, तो क्या करो? दिस इज द पॉइंट। सबसे पहले आप ये ट्राई करोगे कि यदि कोई कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, यदि कंपनी में फाइनेंस में यदि प्रॉब्लम है, यदि बिजनेस यदि आप प्रॉपर्ली रन नहीं कर पा रहे, तो उसका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो इंसॉल्वेंसी का जो मैटर है, उसे क्या किया जाए, रिजॉल्व किया जाए। और यदि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो तो क्या कर, लिक्विडेट, वाइंड अप, खत्म कर दो, डिसॉल्व कर दो। तो वो अपन पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे कि पहले हम इंसॉल्वेंसी की बात करेंगे कि इंसॉल्वेंसी क्यों हुई, कैसे हुई, इंसॉल्वेंसी को कैसे रिजॉल्व करना है, क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, और यदि इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं होगी तो लास्ट में क्या करना होगा, वाइंड अप करना होगा। बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ने वाले क्या है, हम ये बात करने वाले हैं कि यदि आप कोई कंपनी बनाओगे, हमने टाटा कंपनी का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारी कंपनीज है, ICICI बैंक का नाम सुना होगा, HDFC का नाम सुना होगा, गूगल का नाम तो कौन नहीं जानता, गूगल इज ए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट,
यदि आप जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या टाटा या रिलायंस कंपनी को आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे, अगेन गूगल आ गया, उन्होंने कितनी सारी कंपनीज को मर्ज किया और कितनी सारी कंपनीज को उन्होंने एक्वायर किया। टाटा अभी रिसेंटली, मैं इसलिए वापस से बता रहा हूं, टाटा ने अभी रिसेंटली जो उसका सपना था एयर इंडिया, वो पता हुआ सपना वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि वो उसी का पार्ट था पहले। अब कैसे था पूरी कहानी नहीं सुनेंगे क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है ना। आज यदि टाटा को एयरलाइंस में आना होता तो बहुत डिफिकल्ट होता, तो ये लोग क्या करते, बनी बनाई कंपनीज को या तो मर्ज करते या एक्वायर करते, क्योंकि बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या है, ग्रोथ, बिजनेस एक्सपांशन। तो यदि बिजनेस को यदि आप एक्सपांड करना चाहते हो, या तो आप क्या करो, खुद बिजनेस को जीरो लेवल से स्टार्ट करो, या बने बनाए बिजनेस को क्या करो, एक्वायर। फेसबुक का नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने भी छोटी सी कंपनी खरीदी, ये जब खरीदी तो छोटी नहीं थी, 19.8 बिलियन में खरीदा। याद आ गया होगा किसकी बात कर रहा हूं, व्हाट्सएप, जिसमें ओनली 50 एम्प्लॉइज थे, इसलिए बोला मैंने छोटी कंपनी ही। 50 एम्प्लॉइज वाली कंपनी व्हाट्सएप, लेकिन खरीदा $19.8 बिलियन। क्यों? क्योंकि अपना खुद का व्हाट्सएप जैसा ऐप यदि आप लेके आओगे तो कितना टाइम लग जाएगा। आपने बने बनाए व्हाट्सएप को खरीद लिया, किसने, फेसबुक ने। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। आईसीआईसीआई बैंक ने खरीदा था रिसेंटली, थोड़े टाइम पहले, टाइम हो गया अब तो। कौन से वाले बैंक को, बैंक ऑफ राजस्थान। तो ये जो मर्जर एंड अमालगमेशन किए जाते हैं, ये कंपनीज के स्ट्रक्चरिंग के पार्ट होते हैं। मतलब ये कि कंपनीज का जो मोटिव है, कंपनी का मोटिव क्या है बेटा, ग्रोथ। कंपनी का मोटिव क्या है, दैट इज अ बिजनेस एक्सपांशन। तो यदि उन्हें बिजनेस एक्सपांड करना है तो वो एज ए स्ट्रेटजीज क्या करते हैं, या तो मर्जर करेंगे, या अमालगमेट करेंगे, या एक्विजिशन करेंगे, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके, या बाईबैक, ये वर्ड तो आपने सुना ही है। एग्जीक्यूटिव में 2 बार पढ़ा होगा, कंपनी लॉ और सेबी में तो पढ़ा ही है, कंपनी लॉ में भी होगा जहां तक। कंपनी लॉ में नहीं होगा तो एसबीईसी में होगा। कंपनी लॉ और एसबीईसी के 2 पार्ट उन्होंने अलग अलग कर दिए, कुछ पार्ट कंपनी लॉ में डाल दिया, कुछ एसबीईसी में डाल दिया। तो ये जो मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशन, ये जो बाईबैक है, जब ये स्ट्रेटजीज आप फॉलो करते हो फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ एंड बिजनेस एक्सपांशन, तो क्या कंपनी का स्ट्रक्चर बदलेगा नहीं बदलेगा? क्या बोला, कुछ समझ में आया कि नहीं? अभी आया ही नहीं। यदि आईसीआईसीआई बैंक ने यदि बैंक ऑफ राजस्थान को यदि एक्वायर किया, टाटा ने एयरलाइंस को यदि एक्वायर किया, तो क्या एयरलाइंस का स्ट्रक्चर बदला या नहीं बदला? पहले एयरलाइंस का कोई मालिक होगा, जो भी होगा। अब मालिक कौन है? इस बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अब सिंपल सी बात है, टॉप मैनेजमेंट है, क्या चेंज आया या नहीं आया? टॉप मैनेजमेंट की सारी पॉलिसीज, क्योंकि एयर इंडिया की पॉलिसी कोई एक्स लेता था, अब नाउ टाटा की द्वारा अडॉप्ट की जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉप मैनेजमेंट की जो हायरार्की है, जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, क्या वो चेंज होगा या नहीं होगा? पहले हम स्ट्रक्चर बदलने से पहले एक बार ये बात करते हैं कि कंपनी का बेसिकली स्ट्रक्चर में आता क्या क्या है। जैसे आपने बोला कंपनी, तो आप यदि कंपनी के बारे में यदि बात करते हो तो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है। तो कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है? मैं कंपनी के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी के किसकी बात कर रहा हूं। फिजिकल स्ट्रक्चर तो होता है ये बिल्डिंग, वही। उसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, बीओडी टीम, टॉप मैनेजमेंट, हायरार्की, कौन किसको रिपोर्ट करता है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो जैसे आप कंपनी को मर्ज करोगे, एक्वायर करोगे, एक्विजिशन करोगे, बायबैक करोगे, तो कंपनी का मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज आएगा। दैट इज अ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। रीस्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो भी फाइनेंशियल या जो मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल
जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जब मर्जर होगा या अमालगमेशन होगा या एक्विजिशन होगा या बायबैक होगा, तो उनके स्ट्रक्चर को क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा एज पर योर ड्रीम्स, जो भी आपका सपना है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में मर्जर कहां से आया। इसे लग रहा होगा सर सीआर पढ़ाना था, ये मर्जर क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो रीस्ट्रक्चर किसकी वजह से होता है? कंपनी का स्ट्रक्चर क्यों बदला? क्योंकि आपने कंपनी को मर्ज किया। और ये भी रिसेंट सिनेरियो यही है। हम और डिटेल में बात करेंगे विद नंबर ऑफ एग्जांपल्स, लेकिन ये अभी देख रहे हो तो आपने जब भी न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा तो वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मर्जर हुआ था, नाम बदल के उनका क्या हो गया, वीआई वोडाफोन आइडिया, यही हुआ ना कुछ। तो बेसिकली जब पार्ट 1 की बात करेंगे तो हमें यही बातें करनी, इसकी मर्जर्स, अमालगमेशन, एक्विजिशंस एंड बायबैक। डोंट वरी अबाउट इट, मैं अभी बिल्कुल भी डिटेल में नहीं बता रहा, मैं सब आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। यदि मैं बायबैक की यदि बात करूं, बहुत डिटेल में नहीं, ब्रीफ में, थोड़ा सा बायबैक याद कर। बायबैक होता क्या है? बायबैक इज अ परचेज। बायबैक का मतलब होता है बाय बैक। बाय मतलब जो शेयर्स आप लेके आए उनको आपने बाय कर लिया वापस से, परचेज कर लिया, रीपरचेज भी बोलते हैं। तो कंपनी के द्वारा जो भी शेयर्स दिए जाते हैं, यदि कंपनी उन शेयर्स को यदि एक्वायर्ड करेगी तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो क्या होगा? तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, दूसरा डाउट नहीं, आज की क्लास में बायबैक नहीं पड़ेगी। आज तो सिर्फ एक इंट्रो ले रहे हैं कि बेसिकली हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। मतलब बेसिकली ये जो सीआर है ना, पढ़ना क्या है सब डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी अपन डिटेल में बिना पढ़े रह नहीं सकते, लेकिन अभी से ब्रीफ आइडिया। बायबैक आपका पढ़ा हुआ भी याद भी आ रहा होगा, तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ये जो बायबैक जो आपने पढ़ा, रट्टा मारा हुआ, मुझे पता है भी कोई बच्चा बोलूंगा तो बता देगा कंपनी से का कौन सा सेक्शन है। देखो मैंने बोला ना, ये तो सर रात में 4 बजे क्या 3 बजे पूछो ना सर, क्योंकि मैंने बोला सीएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रट्टा मारने की नहीं। अभी जो सीएस में ओपन बुक हिस्ट्री जो लेके आए वो रट्टू होता है। तो बायबैक क्या है बेटा? सेक्शन 68 किसका? ये कंपनीज एक्ट 2013। वेरी गुड। ये बायबैक जो है एवरीवन, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे भी रेडी रहना, किसी से ही पूछ सकता हूं मैं। ये बायबैक जो बात हम कर रहे हैं, बायबैक एक्वायर करना, परचेज करना, ये इक्विटी शेयर्स के लिए हो रहा होगा, या बायबैक जो वर्ड यूज किया जाता है वो शेयर्स के लिए यूज किया जाता है? आई रिपीट, दिस इज ए जनरल क्वेश्चन, हमेशा मेरे दिमाग में डाउट आता है, क्योंकि आपको याद होगा यदि आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा बीकॉम के अंदर, मुझे नहीं पता हर जगह अलग अलग होगा, तो आपको याद आ रहा होगा कि आपने जब अकाउंटिंग की थी, अकाउंटिंग भी होगी बीकॉम फर्स्ट ईयर में, 12th में भी होगी, तो मेरे को भी थोड़ा सा याद आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा था कि अकाउंट्स में बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, शायद यही था। तो मेरा क्वेश्चन ये, तो ऐसा क्लियरिटी बहुत जरूरी है। बायबैक जो मैं बात करता हूं ना 68 के अंदर, तो बायबैक शेयर्स का है या ओनली इक्विटी शेयर्स का है? पहले तो इस बात का आंसर दो। सेक्शन 68 कौन कौन कहता है ओनली इक्विटी का? 1। ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज कर सकते हो तुम लोग बेटा, मैं देखूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे अदीसा, अर्षिता, ज्योति, जल्दी जल्दी फटाफट एवरीवन, और तुम भी बताओ, और जो बाद में वीडियो देखेंगे वो भी बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने पहले बोला था हम 2 वे कम्युनिकेशन करने के लिए आए। मैंने क्या बोला? जब मैंने लॉजिक की बात की तो एक बच्चे ने आंसर दिया, बाकी सब कंफ्यूज हो गए, और जैसे ही मैंने बोला कौन सा सेक्शन, तब बोले 68। समझ में आ रहा है क्या चाहिए? क्या चाहिए? लॉजिक।
हमें रट्टाफिकेशन करना ही नहीं, रट्टाफिकेशन सिर्फ 1 महीने किया जाएगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना बेटा, उससे 1 महीने पहले रूम बंद करना, तब पढ़ लेना, ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, खत्म कहानी। प्रोवाइडेड दैट पौधा उतना ही बड़ा होता है जितना कि उसकी जड़ें मजबूत होती। यदि आपने कभी देखा होगा, कभी वीडियो बना के अलग से बताऊंगा कि पौधा उतना बड़ा जाएगा, जड़ें उतनी ही नीचे जाएगी। जड़ें क्या होती है? लॉजिक, कंसेप्ट, क्लैरिटी। मतलब एक बार आपको सेक्शन नहीं पता हो चलेगा, मतलब सेक्शन बताता है, मुझे खुद को नहीं पता होता, मैं बताऊं, लॉजिक पता होता है। कोई वर्ड बोले ना तो पोस्टमार्टम किए बिना नहीं देता। तो आपको अभी एज ए स्टूडेंट आज से ही एक करना पड़ेगा कि सेक्शन वाला जो कीड़ापंती ना, वो लास्ट डे नंबर मिलते हैं उसके, आधा नंबर जरूरी होता है वो भी। ये सारे 4 नंबर लॉजिक के मिलते हैं, और जिंदगी पैसा ही लॉजिक का होता है। क्योंकि सेक्शन 68 यदि पढ़ना है तो मेरे पास आऊंगा ही नहीं। क्यों बेटा? गूगल में फ्री में अवेलेबल है। लॉजिक चाहिए हमें, लॉजिक, रीजनिंग चाहिए, डिबेट चाहिए, मजा चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ज्यादा फोकस हमें किस पर करना है? रीजंस। तो नाउ ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम लोगों के मैसेज नहीं आए मेरे पास अभी तक, वेट कर रहा हूं मैसेज का। वीडियो इज नॉट क्लियर, चारू बोल रही है आवाज नहीं आ रही है। अधीसा आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन? हाँ आवाज आ रही है ना? यस यस सर। आई रिपीट, और कोई बच्चा यदि क्लास ले रहा हो ऑनलाइन वाले बच्चे, तो प्लीज गूगल पे सर्च करके मत देखना कि बाईबैक के साथ इक्विटी आएगा या शेयर्स आएगा, तो मजा किरकिरा हो जाएगा फिर। क्योंकि कुछ बच्चे चंट होंगे, मुझे अच्छा लगता है चंटाई, लेकिन इसमें मत करना, मजा किरकिरा हो जाएगा ना फिर। तो बाईबैक, इक्विटी शेयर्स या शेयर्स? जल्दी बोलो बेटा। शेयर्स? इक्विटी नहीं। तो यदि बाईबैक यदि ओनली शेयर्स का होता है, मतलब सारे शेयर्स का होता है, तो फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्यों यूज किया? कौन आंसर? आई रिपीट, मान लेते हैं, मैं तो डिबेट करूंगा हमेशा। मेरे दिमाग में क्यों डाउट आया? ये इसलिए डाउट आया क्योंकि मैंने अकाउंट्स पढ़ी थी, और शायद सबने कहीं ना कहीं अकाउंट्स पढ़ी होगी। तो जब भी जिसने भी अकाउंट्स पढ़ी होगी तो याद आ रहा होगा, प्रेफरेंस शेयर्स के साथ मैंने बाईबैक कभी यूज ही नहीं किया। तो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो, तो कुछ ज्यादा ही अकाउंट्स पढ़ी है। तुमने भी कहीं ना कहीं पढ़ी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, पहले सीए सेंटर में भी थी, सीए सेंटर में भी था, अकाउंट्स पूरी था ना, 100 नंबर का था पहले ओल्ड सिलेबस में, अब तो कम हो गया, लेकिन बीकॉम में तो आता ही और 12th में भी आता है। तो 12th में और बीकॉम में आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का बाईबैक यूज नहीं करते। पर से दिमाग खराब हो रहा है। आप बोलते हो कि बाईबैक शेयर्स का होता है, तो यदि शेयर्स का होता है तो प्रेफरेंस का भी होता है, तो बाईबैक प्रेफरेंस का भी होता है। और यदि बाईबैक यदि प्रेफरेंस का होता है तो उसका रिडम्पशन क्यों यूज किया? अकाउंट्स वाले पागल है। Equity shares are not redeemable. Preference shares are redeemable. हाँ जोश से था, वापस बोलो। Preference shares are redeemable. That's why redemption of preference shares use किया है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, परफेक्ट। लॉजिक ये कि जो बाईबैक वाला जो प्रोविजन है कंपनीज एक्ट का, ये तो बिल्कुल सही याद रहा कि बाईबैक जो दिया हुआ है सेक्शन 68 में, वहां पे इक्विटी शेयर्स यूज नहीं किया गया है। वहां पे जो वर्ड यूज किया गया है वो तो बिल्कुल सही याद है तुम्हें, शेयर्स ही यूज किया। इसका मतलब एज पर सेक्शन 60 यदि आप बात करोगे तो बाईबैक इक्विटी का भी होता है, बाईबैक प्रीफरेंस का भी होता है, दोनों का होता है। एक डाउट जो मैंने बोला, आंसर बिल्कुल सही आया। क्या कि जो प्रीफरेंस शेयर्स है उनके लिए जनरली रिडम्पशन वर्ड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि प्रीफरेंस शेयर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इरिडीमेबल, एक होता है रिडीमेबल। तो यदि प्रीफरेंस शेयर्स यदि आपके रिडीमेबल है तो उनके लिए क्या यूज किया जाएगा? वेरी गुड, रिडम्पशन। और यदि प्रीफरेंस शेयर्स यदि आपके क्या है बेटा? यदि प्रीफरेंस शेयर्स यदि आपके इरिडीमेबल है तो उनके लिए अपन क्या यूज करेंगे? बाईबैक। तो ये डाउट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बोलेगा बाईबैक तो बाईबैक इक्विटी का भी होता है, बाईबैक प्रीफरेंस का भी होता है। इसके अलावा आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा सर, बाईबैक इक्विटी और प्रीफरेंस के साथ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का भी होता है, जो भी सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड है बाय द गवर्नमेंट। याद आया कि नहीं आया? लेकिन फिलहाल अभी अपने वही चैप्टर पढ़ना नहीं, क्योंकि अपन चैप्टर पढ़ नहीं रहे, अपन तो एक बार इंट्रो ले रहे हैं ना। यस, ऑनलाइन में किसी को भी डाउट या कंसेप्ट क्लियर हो गया बिल्कुल? एनीवन? फेस टू फेस में भी कोई डाउट? आगे बढ़े बेटा अपन। सर हाँ सर हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट? यस, तो बाईबैक जब भी यूज किया जाएगा तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का बाईबैक किया जाएगा। यदि अपन बात करें मर्जर अमालगमेशन में, डिफरेंस अपन स्लाइटली बोल देते हैं, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो डिफरेंस के बारे में अपन अभी जनरल क्लास में बात नहीं करेंगे। तो यदि मर्जर अमालगमेशन किया जा रहा है तो मर्जर अमालगमेशन और परचेज एक्विजिशन में क्या डिफरेंस? आई रिपीट द क्वेश्चन। जनरल बातें कर रहे हैं आज की क्लास में, फिर टेक्निकल अपन स्टार्ट करेंगे, मजा आएगा। मर्जर अमालगमेशन वन थिंग जनरली बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं मर्जर अमालगमेशन और एक्विजिशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई ट्राई करेगा तुम में से? एक एक करके बताओ, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बेटा तुम बोलो। नहीं, यदि अभी फॉर एग्जांपल अपन यदि बात करें आईसीआईसीआई बैंक ने, यदि फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो 19.8 बिलियन में खरीदा। बड़ी कंपनी थी, व्हाट्सएप भी छोटी नहीं थी, 19.8 बिलियन। और बहुत सारी कंपनी का एक्विजिशन किया जाता है तो छोटी बड़ी वाला लॉजिक नहीं होता ना, जनरली बोल सकते हैं लेकिन प्रॉपर लॉजिक नहीं है, हर केस में फिट नहीं होगा। टाटा, एयर इंडिया, बहुत सारी कंपनीज है। एक्विजिशन विद कंसेंट भी होता है, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज यूज चिपका थी। एग्जीक्यूटिव के अंदर से हमने टेक ओवर पढ़ा था, तो टेक ओवर के अंदर शायद आपको याद होगा कि आपने ये पॉइंट और पढ़ा था, फ्रेंडली टेक ओवर। तो ऐसा नहीं है कि हॉस्टाइल टेक ओवर ही होता है, फ्रेंडली भी तो होता है ना। और फ्रेंडली में क्या होता है बेटा? विद कंसेंट। इसका मतलब एक्विजिशन कंसेंट के साथ भी होता है। एयर इंडिया को एक्वायर किया तो कंसेंट से एक्वायर किया ना, परमिशन से एक्वायर किया ना, बोल के एक्वायर किया ना। यस, और बताओ ऑनलाइन वाले बच्चे तुम में से, कोई ट्राई करेगा फेस टू फेस? मर्जर एक्विजिशन में डिफरेंस सही हो गलत तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं बोलो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मर्जर एंड एक्विजिशन में डिफरेंस। एक स्टूडेंट ने ट्राई किया कि मर्जर के अंदर दो कंपनी मिलकर ही नई कंपनी बनाएगी, ऐसा सब जगह नहीं होता। एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, पहले भी था आज भी है, और उसने बैंक और राजस्थान को मर्ज किया था। सर एक्विजिशन में तो कुछ परसेंट शेयर्स एक्वायर करता है और मर्जर में पूरी कंपनी एक्वायर होती है। सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस आ रहे हैं। पहले डिफरेंसेस जो फेस टू फेस में बताया उसको मैं एलोबरेट कर देता हूं। देयर टू कंपनीज आर देयर, वन इज ए और बी। ए और बी दो कंपनीज है, बिल्कुल सही बोला। यदि मर्जर होगा तो देयर इज ए रूल ऑलवेज कि इफ ए कंपनी मर्ज्ड इनटू द बी कंपनी तो ए कंपनी विल रिजॉल्व। आप कोई भी एग्जांपल माइंड में सेट कर, आप जब भी मर्जर की बात करोगे कोई भी एग्जांपल आपके दिमाग में आएगा तो आप देखोगे जो ट्रांसफरर कंपनी है, जो अमालगमेटिंग कंपनी, दैट विल रिजॉल्व। बैंक ऑफ राजस्थान मर्ज्ड विद आईसीआईसीआई बैंक, तो बैंक ऑफ राजस्थान इज नो मोर एट ऑल।
तो जो कंपनी किसी और कंपनी में मर्ज होने जा रही होती है, जो ट्रांसफर कंपनी है वो डिसॉल्व होगी। या यू कैन से ए और बी यदि मिलके यदि सी बनाते हैं तो ए और बी विल डिसॉल्व। क्योंकि मर्जर में दो बातें, या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाएगी या दो कंपनी मर्ज होके एक नई कंपनी बना सकते हैं। लेकिन दोनों ही केसेस में याद रखना कि जो ट्रांसफर कंपनी है, जो अमालगमेटिंग कंपनी है, दैट विल बी डिसॉल्व। क्लियर? यदि ए कंपनी इज बीइंग एक्वायर्ड बाय द बी, लाइक व्हाट्सएप हैज बीन एक्वायर्ड बाय द फेसबुक, क्या कोई भी कंपनी डिसॉल्व हुई? एवरीवन, ऑनलाइन वाले बच्चे, मंजू, व्हाट्सएप डिसॉल्व हो गई या नहीं हुई? मंजू आवाज नहीं आई। मंजू, कुसुम, कोमल, यदि व्हाट्सएप हैज बीन एक्वायर्ड बाय द फेसबुक, तो क्या व्हाट्सएप डिसॉल्व हो गया? सर कैसे बातें? नो सर, नो सर। ये तो 2 साल का बच्चा ही बोलेगा सर ना व्हाट्सएप में डिलीट करना। आजकल तो 3-3 4 बच्चों को भी आता है सर व्हाट्सएप है और फेसबुक। लेकिन व्हाट्सएप हैज बीन एक्वायर्ड बाय, इसका मतलब ये हुआ कि एक डिफरेंस अपने दिमाग में आ गया। क्या डिफरेंस समझ में आया इस एग्जांपल से? जब भी मर्जर या अमालगमेशन होगा, चाहे एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो या दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बने, लेकिन जो ट्रांसफर अमालगमेटिंग जो कंपनी होगी, दैट विल बी क्लास, तो बोले तो डिसॉल्व। एक्विजिशन के अंदर कोई भी कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, दोनों की दोनों कंपनी कंटिन्यू होगी। जो तुमने जो डिफरेंस बताया था वो भी बिल्कुल सही है कि मर्जर जनरली कैसे होता है। मर्जर के अंदर आप कोई 51% शेयर्स एक्वायर नहीं करते। मर्जर के अंदर जनरली आप क्या करते हो, उस कंपनी को पूरा का पूरा एक्वायर्ड कर लिया जाता है। तो मर्जर अमलगमेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी कंपनी की एसेट है, जो भी कंपनी की लायबिलिटीज है, तो उस कंपनी को अपन पूरी की पूरी एसेट या जितना भी एसेट आपको लेना है वो एसेट, वो लायबिलिटीज लेके कंसिडरेशन पे करके अपन क्या करते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा कंपनी एक्वायर्ड करते हैं। लेकिन एक्विजिशन के अंदर कंपनी का 51% आपने स्टेक खरीदा, आप कंपनी की एसेट नहीं खरीद रहे हो, आप क्या ले रहे हो। तो एक्विजिशन एंड मर्जर में एक डिफरेंस और हुआ। क्या डिफरेंस हुआ? मर्जर होता है बाय द वे ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। कंपनी की एसेट और लायबिलिटीज मतलब नेट एसेट को एक्वायर करके अपन क्या करते हैं, मर्जर अमलगमेशन करते हैं। लेकिन एक्विजिशन के अंदर एसेट और लायबिलिटीज, आपके एसेट और लायबिलिटीज नहीं बनती, वहां पे अपन क्या करते हैं, बिल्कुल सही डिफरेंस बताया। अपन क्या करते हैं, शेयर्स को एक्वायर करते हैं, और शेयर्स को एक्वायर करके अपन कंपनी को क्या करते हैं, एक्विजिशन कर लेते हैं। कंपनी पे आपका कंट्रोल आ जाता है। कोई कंफ्यूजन? बाकी और भी बहुत सारी बातें अपनी इंट्रो क्लास है, तो अपन मर्जर अमलगमेशन का ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे इसलिए मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया कि जब हम पार्ट 1 पढ़ेंगे तो हम क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैंने पहले ही बोल दिया कि जो हमारा पार्ट 1 है, इसमें यदि आप बात करोगे तो मैक्सिमम चैप्टर 40 नंबर, 35 से 40 नंबर का जो आपका आएगा पार्ट 1 के अंदर, वो पूरा मर्जर अमलगमेशन ही आएगा। और छोटा मोटा टॉपिक है बाईबैक का, छोटा मोटा टॉपिक है बाकी एक और वो अलग है। बाकी मर्जर अमलगमेशन एक्विजिशन ही है। देन वी कम टू द पार्ट 2। यस, पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग ऑफ कंपनी। तुम लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा क्योंकि अपन पार्ट 2 को थोड़ा डिटेल में इसलिए लेंगे क्योंकि अपन पहले पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2 के बाद हम आएंगे पार्ट 1 में। क्योंकि वैसे पार्ट 2 आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा एसबीईसी के अंदर आ गया, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन वेटेज ज्यादा था। वेटेज इसलिए ज्यादा था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इंसॉल्वेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही रीजन है कि फाइनल के अंदर पूरा इंसॉल्वेंसी बढ़ती है। तो कैसे बढ़ा? पेपर नंबर 5 का जो पार्ट 2 जो हम पढ़ रहे हैं, ये 3 जगह काम आता है। पेपर नंबर 5 के अंदर जो पार्ट 2 के अंदर जो इंसॉल्वेंसी वाला जो टॉपिक है, ये 3 जगह के काम आएगा। नंबर 1 पेपर नंबर 5 पार्ट बी में तो काम आएगा ही आएगा, और उसी के साथ पेपर नंबर 8 MDCS। MDCS का फुल फॉर्म क्या बेटा? मल्टी डिसिप्लिनरी। तो 8 डिसिप्लिन क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी। तो ऑब्वियसली इंसॉल्वेंसी की सारी केस स्टडीज। अब बच्चा बोलता है पढ़ो, तो क्या पढ़े? ये सीआर के अंदर केस स्टडीज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो वही हो गया ना। आज मैं कंपनी लो पढ़ो, और कंपनी लो के सारे कंसेप्ट केस स्टडी मैंने कवर कर दिए। कोई बोले अलग से केस स्टडी बताओ, कंसेप्ट बिना केस स्टडी समझ में आते हैं क्या? तो इंसॉल्वेंसी वाला ये जो टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी के अंदर भी जाएगा, और ये पेपर नंबर 9 के अंदर भी कवर्ड होगा। अब बात आई कि हमें करना क्या है। इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग। इंसॉल्वेंसी वाला टॉपिक, इंसॉल्वेंट व्हेन यू आर नॉट एबल टू पे लायबिलिटी। जब लायबिलिटीज और डेब्ट्स को नहीं पे कर पाओ तो उसे अपन क्या बोलते हैं? तो पहला टारगेट होगा इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना है। हमें यही पढ़ना है, तो सब बातें डिटेल में करेंगे। तो ऐसा वापस से एग्जीक्यूटिव रिकॉल कर दो। मुझे ऐसा याद आ रहा है, सबको भी याद आ रहा होगा, क्लियर हुआ है, एक्साइटमेंट है एग्जीक्यूटिव क्लियर होने का। सर एसबीएसई में चैप्टर था वाइंडिंग अप, फिर डाउट। रेडी एवरीवन? यस। लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप में क्या डिफरेंस? वन बाय वन। पहले क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देता हूं। लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप। और एक बात हमेशा याद रखना, हाजिर जवाब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप बोलने से पहले 2 बार सोचो। जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो चीज में आज जा रहे हैं ना वो प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल बातें क्या होती है? बड़ी लॉजिकल होती है, हल्का सा डिफरेंस होता है, कहानी बदल जाती है। ठीक है, अपन क्या बात करें सर? ये तो पता है, एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना अपना। तो यस, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ तो जीनियस है, बहुत सारे डिफरेंस रट्टा मारे हुए, पता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता था 5 नंबर का डिफरेंस का। तो जल्दी से बताओ, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप के अंदर डिफरेंस। पहला पॉइंट, वेरी गुड। कौन सी पहली स्टेज है? एक बार वापस है सब एवरीवन। और जो ऑनलाइन क्लास लेने बेटा एवरीवन मैसेज डालो, मैसेज डालो बेटा। आपको क्या डिफरेंस है मुझे चेक करना है। हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आते, हम यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन के लिए आते हैं। तो सबको ही बात याद रखनी है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं तो सुनो मत, ये नहीं कि सुन लो मेरे को देख रहे हो मम्मी क्या बना रही हो, तो पढ़ लो। तो जल्दी से मैसेज डालो बेटा। तुम्हारा मैसेज देख लो, किसी का मैसेज आया नहीं डिफरेंस का अभी तक। कोमल, रिया, रोहित, हाँ बाकी बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट। यस, लिक्विडेशन क्या बेटा? लिक्विडेशन इज द फर्स्ट एंड वाइंडिंग अप इज लास्ट स्टेप या लास्ट स्टेज, एक ही बात है। ये तो एक ही डिफरेंस हुआ बेटा। हाँ ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा? रियलाइज। और वाइंडिंग अप के अंदर लिक्विडेशन के अंदर क्रेडिटर्स क्लेम कर सकते हैं, और वाइंडिंग अप के अंदर कैन नॉट क्लेम। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। नहीं लेकिन पॉइंट नंबर 2 अधूरा नहीं छोड़ते। तो एक बार पॉइंट नंबर 2 को कौन कंप्लीट कर सकता है? मेरी हेल्प कौन करेगा? जल्दी से बताओ। पॉइंट नंबर 2, अदिशा ने बोला वाइंडिंग अप इज अ क्लोजर ऑफ कंपनी।
एसेट एंड लायबिलिटीज आर सोल्ड, यार मुझे कंप्लीट कर दिया। लिक्विडेशन के अंदर एसेट एंड लायबिलिटीज को सेल किया जाता है। तो चारू तुम बताओ फिर वाइंडिंग अप में क्या किया जाता है? चारू? यस सर। तुमने लिखा कि लिक्विडेशन के अंदर एसेट एंड लायबिलिटीज को सेल किया जाता है, तो वाइंडिंग अप के अंदर क्या किया जाता है? सर लिक्विडेशन में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को सेल करके और जो हमारा जितना भी पे ऑफ करना होता है उसे पे करते हैं। आई मीन किसी ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करते हैं, वो सब कुछ लिक्विडेट करता है और पे ऑफ कर देता है उनको। कंपनी फिर वापस जीरो से स्टार्ट कर सकती है, बट वाइंडिंग अप में तो कंपनी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। लिक्विडेशन के अंदर क्या होता है कि एसेट को सेल किया जाता है, लायबिलिटीज को पे किया जाता है। कंपनी की प्रोसेस है वाइंड अप की, कंपनी को खत्म करने की। और वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? कंपनी खत्म, कंपनी क्लोज हो गई। यस, बिल्कुल सही वर्ड बोला। वाइंडिंग अप का मतलब क्या है कि कंपनी का जो लीगल एक्सटेंस है वो क्या हो गया? एंड हो गया। और लिक्विडेशन के अंदर अभी कंपनी एंड नहीं हुई है। वेरी गुड। यदि मैं कहूं कि जिसने भी जो भी बताया है वो पूरा गलत है, हमने अभी जितनी बातें की ना सब गलत था। लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप सेम होता है। आई रिपीट, एवरीवन, ऑनलाइन वाले बच्चे, मजा आया होगा तुम्हें आज। मैंने पहले ही बोला ना, जल्दीबाजी नहीं करनी। बहुत देखो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उन डिफरेंसेस को हम खत्म करेंगे ना तो ऑल इंडिया रैंक तो मैटर ही नहीं करता। मैं तो मिरेकल करना, मैंने पहले ही बोला था। क्या होता है, आप कुछ चीजों में तो अटकते हो ना, और वो कुछ चीजों पे यदि आप लॉजिकली यदि आगे बढ़ोगे तो आप अटकोगे नहीं, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करके सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें सीखनी है जो पढ़ाई की रिगार्डिंग है। सीखने के लिए तो दुनिया बहुत बड़ी है, मैं सब कुछ नहीं सिखा रहा कि रिलायंस अंबानी मतलब मुकेश अंबानी के कितने बच्चे, क्या हो गया, तो वो नहीं सीखना। अभी शाहरुख खान कितना उसका 5000 करोड़, और उसका बेटा कहाँ है? जेल में चक्की पीस निकल जाएगा। बेकार है तो क्या होगा? निकलेगा उसे। अपन ये नहीं पढ़ रहे, ये नॉलेज की बात नहीं कर रहे, लेकिन यस, हम ये नॉलेज की बात कर रहे हैं कि जो कंटेंट आपके कंपाइलर में दिया हुआ है वो लॉजिकली क्लियर होना चाहिए। आई रिपीट, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप इज द सेम थिंग। तो तुमने मुझे डिफरेंसेस बताया था, ये वो बिल्कुल सही हो जाता है यदि वाइंडिंग अप की जगह में क्या कर देता बेटा? रिजोल्यूशन कर देता। कुछ बच्चे लग रहे हैं कि इसे लिखना है क्या? आज के क्लास में नहीं लिखना, कल के क्लास में लिखना होगा। आज तो सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक सब डिटेल में पढ़ने, तो लिखो मत। और आज के क्लास में नोट्स बनाने भी नहीं, कल से बनाने पड़ेंगे। कल से सब कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि समरी कॉपी नोट्स होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही रिपीट करना होता है। लेकिन आज के क्लास में नहीं, क्योंकि आज के क्लास में कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ऑनलाइन एवरीवन, मिताली, रोहित, कुसुम, या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है किसी को? अभी भी लग रहा है आपने गलत बोला है? वेरी गुड। लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन पहले होता है, वाइंडिंग अप पहले होता है। वाइंडिंग अप लिक्विडेशन सेम थिंग। लिक्विडेशन लिक्विडेट करना, क्या लिक्विडेट करना? असेट को लिक्विडेट करना। क्या वाइंड अप करना? कंपनी को वाइंड अप करना। कैसे वाइंड अप करना? तो प्रोसेस है कि असेट को सेल किया जाता है, लायबिलिटीज को पे किया जाता है। यदि पैसा कम बचता है तो कुछ नहीं हो सकता। मेंबर से तो पैसा मंगवा सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूटरी के रूप में मंगवा लो, और यदि एक्सेस मनी आई है तो मेंबर को दे दो, और कंपनी को क्या कर दो। और जब कंपनी का लीगल एक्सटेंस खत्म हो गया उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो इसका मतलब तुमने एग्जांपल दिया था बेटा कि क्रेडिटर क्लेम कर सकते हैं, मेंबर क्लेम कर सकते हैं, वो होता है क्योंकि कंपनी एंड नहीं हुई है, कंपनी का लीगल स्टेटस एंड नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तुम क्या कर रहे हो बेटा? काम कर रहे हो, प्रोसेस चल रही है।
कंपनी की एसेट को बेच रही हो, लाइब्रेरीज को पे कर रही हो, तो वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन के अंदर कंपनी का लीगल स्टेटस कंटिन्यू रहता है। इसे कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स है, मेंबर्स है, वो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन के अंदर जब कंपनी का लीगल स्टेटस ही खत्म हो गया तो कंपनी तो कोई क्रेडिटर क्लेम नहीं कर सकता। यस चारू, समझ में आया कि नहीं आया? अदील साहब यस सर। अब याद अभी क्या होगा आपको? अब धीरे धीरे याद आ रहा होगा। हाँ सर बिल्कुल 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 सर, वो डिसोल्यूशन था। तो जनरली आपने जो वर्ड यूज किया होगा वो यूज किया होगा वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। इसे मैंने लिक्विडेशन वर्ड यूज कर लिया, तो मुझे पता था ऐसा होने वाला है, और ये हर क्लास का है कहानी घर घर की। तो फाइनल की पहली क्लास के अंदर हर दिन यही होता है। तो लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप इज द सेम थिंग। लिक्विडेशन वाइंडिंग का प्रोसेस है, लेकिन रिजोल्यूशन अपनी लास्ट स्टेज है जहां कंपनी का लीगल स्टेटस एंड हो जाता है। डिफरेंसेस और भी है, उस अगेन पार्ट 2 के अंदर नाम दिया हुआ ही है कि वाइंडिंग अप, तो इसका मतलब क्या हुआ और डिटेल। और जितना मुझे याद आ रहा होगा कि आपने वाइंडिंग अप तो फिर भी कंपनीज एक्ट 2013 वाला ही पढ़ा होगा। यहाँ तो वाइंडिंग हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब डिटेल का मतलब जहां जहां हो सकता है। तो वाइंडिंग अप के प्रोविजन आईबीसी में भी दिए हुए हैं और वाइंडिंग अप के प्रोविजन कंपनीज एक्ट में भी दिए हुए हैं, सब आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 के अंदर जो हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये जो कंसेप्ट जो बना ये किस वजह से बना? आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी फॉर्म कर ली, कंपनी फॉर्म की तो मार्केट में बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया, और जब पैसा लिया तो थोड़े टाइम के अंदर आपका आइडिया फ्लॉप हो गया। आइडिया फ्लॉप हो गया मतलब आइडिया फ्लॉप हो गया इसका मतलब ये कि जब बिजनेस आप करते हो तो कुछ आइडिया से किया जाता है। तो समझ में आ रही बात? ये मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूं। कौन सी दुकान? सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। बिजनेस होता है किसका? उबर का। बिजनेस होता है स्विगी का। बिजनेस होता है व्हाट्सएप का। बिजनेस होता है नंबर ऑफ बिजनेस। और यदि आपको पता हो मजेदार बात, ये जो फेसबुक कंपनी जो आप बात कर रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा यार क्या बात है, हमें बिल्कुल फेसबुक की तरह बनना है, जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हुआ सर, है ना बेटा? फेसबुक पहले फेसबुक नहीं थी, ये डेटिंग वेबसाइट। डेटिंग समझ में आता है? ये तो कैसे बातें कर, मैं नहीं आएगा तो आपको आएगा सर? ठीक है, समझ में आ गया। फेसबुक डेटिंग वेबसाइट बनाई थी उन्होंने, और आज क्या बनी है? हमारा फेस है सर। हम कहीं भी हो सकते हैं लेकिन फेसबुक पे तो होते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही बेटा? अब इंस्टाग्राम भी आ गया, टेलीग्राम भी आ गया, तो धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहे हैं सर, लेकिन फेसबुक है। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आई? इसका मतलब तब आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। बिजनेस पूरे आइडियाज पर बेस्ड होता है। कौन बोलेगा कि चाय की भी ये थड़ी होती है तो चाय का भी बिजनेस कर सकते हो, चाय वाला, इनकी भी पूरी चेन है इंडिया के अंदर। फेल हो जाती तो हो जाती। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग आइडिया के आधार पे, इनोवेटिव आइडियाज के आधार पे बिजनेस करते हैं, मार्केट में बहुत लोगों से पैसा लेते हैं। यदि उनका आइडिया फेल हो गया तो क्या होगा? और क्या आइडिया फेल हो सकता है? वोडाफोन आइडिया ही फेल हो गए। जो बोलता था एक आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी, बदल दी जिंदगी किसने? रिलायंस ने। रिलायंस जियो आइडिया अपने आप में बहुत अच्छा था, मर्जर पे आ गए, और मर्जर पे आने के बाद भी वोडाफोन आइडिया की मार्केट में रूमर्स है कि कभी भी बंद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। और उनका कनेक्शन भी बेकार है, मजा नहीं आता। तो लोग बोलते हैं मेरे पास ही वोडाफोन ही है, अभी यही कनेक्शन है, प्रॉब्लम। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही बेटा? क्या कहना चाह रहा हूं ये कि आप जब बिजनेस करते हो तो प्रॉब्लम्स आएगी तो आप लाइब्रेरीज को पे नहीं कर पाओगे। जब लाइब्रेरीज को पे नहीं कर पाओगे तो जिनका पैसा है वो आपको क्या करेंगे?
कॉल करेंगे। तो ना बिजनेसमैन भी परेशान होता है क्योंकि वो पैसा मांग रहा होता है, पैसे दे, नहीं दूंगा, देना पड़ेगा, तो सुसाइड कर लेगा। सिंपल सा पॉइंट है। यदि क्रेडिटर गुंडा टाइप का हुआ, क्या टाइप का हुआ, मेरा पैसा खाएगा, मरवा दूंगा तेरे को, उठा लूंगा मैं। किसको डालूंगा, अपने आप समझ जाओ, तेरी गर्लफ्रेंड को डालूंगा, सारा बुरा है। समझे के बाद तो सिंपल सी बात है, यदि वो आपको एब्यूजिव वे में परेशान करेगा, कुछ भी बोलता रहेगा, तो परेशान होंगे ना, आके बिजनेस से बैठ जाएगा तो परेशान होंगे ना, धंधा कर पाओगे। दूसरी बात, यदि उधार देने वाला नॉर्मल बंदा हुआ, बिजनेस वाला नहीं दे पा रहा, कर ले जो करना है, ले मार रहे मार। आप किसी को किसी को थप्पड़ मार सकते, कानून को अपने हाथ में नहीं। अब क्या करो, मार दे, कपड़े फाड़ दे मेरे, कपड़े फाड़। तो लगता है कि मेरे कपड़े लेने से तेरे को पैसा मिल जाएगा, तो ले कपड़े फाड़ ले मेरे, कर ले जो करना है। तो क्या लगता नहीं है कि कोई कानून होना चाहिए कि जिन्होंने पैसा दिया है, जिन्होंने पैसा लिया है, यदि कोई इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। पागल हो गए हो क्या? इसमें क्या रिजॉल्व करना है? अगर कोई पैसा नहीं दे पा रहा तो उसके बिजनेस को बंद करो ना। वेरी गुड। तो बिजनेस को बंद करना क्या सॉल्यूशन है? यदि आप किसी बिजनेस को यदि बंद करते हो तो क्या 15,000 एम्प्लॉई, 5,000 एम्प्लॉई, पहले इंडिया के अंदर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें आप किसी कंपनी को यदि बंद कर देते हो, कितने सारे एम्प्लॉइज, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है, कितनी प्रॉब्लम्स राइज हो जाएगी। ये तो वो वाली बात हुई कि मेरे पांव में दर्द हो रहा है, पांव काट दो। पागल हो क्या? मैं सिर में दर्द हो रहा है, सिर काट दो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कंपनी में यदि प्रॉब्लम्स आ रही है, कंपनी यदि अपनी लाइब्रेरीज यदि पे नहीं कर पा रही है, तो उस कंपनी को बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे कुछ चीजें डालो, ऐसा कुछ करो कि उस कंपनी को रिवाइव किया। बात समझ में आ रही है? एक वर्ड है रिवाइवल, उसको रिजॉल्व करना। तो रिजॉल्व करना मतलब उसको रिवाइव करना। तो उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए क्या किया जाए कि कोई बंदा आके उस कंपनी को एक्वायर्ड कर ले, मार्केट में और पैसा दिलवा दे, जिससे क्या बेटर हो जाओ, क्योंकि वक्त के पहिए बदलते रहते हैं। एक बार टाटा को एयर इंडिया छोड़नी पड़ी, आज उसी टाटा ने, ये वक्त के ये पहिए तो बदलते रहते हैं हर वक्त, कौन जानता है कि कल सबका बुरा वक्त आता है, सबका नेगेटिव वक्त आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नेगेटिव वक्त यदि आया, अर्षिता म्यूट कर देना, अर्षिता गोयल, यदि आपका बुरा वक्त आया तो आपको बंद कर दो, ये नहीं है। तो यहाँ पे हम लो बना रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये डायरेक्टली लो ये नहीं बोलेगा कि आप बंद कर दो, ये लो ये बोलेगा कि मिलके कुछ करके, अब क्या करके वो सब पढ़ेंगे तब मजा आएगा ना, अभी थोड़ी बात करेंगे। कुछ करके, कुछ रूल्स बना के, कुछ करके, कुछ वे में, कुछ मैकेनिज्म में उस कंपनी को हम क्या करें, पहले बचा लें। ए नहीं चला पा रहा तो बी चला लेगा, लेकिन कंपनी बंद मत करो। कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। मालिक बंद हो जाए तो, मालिक चेंज हो जाए तो चलेगा, उस कंपनी को कंटिन्यू होने दो। कंपनी बंद होने में एक चीज और बताता हूं, ये एसी है, 3 साल हो गए, इसको रिपेयर करके चलाऊंगा तो वैल्यू बनी रहेगी। यदि इस एसी को यदि बाद में बेचने जाऊं तो पता है कितने का मिलेगा? कितने का मिलेगा कोई पता नहीं, कोई 3,000 ही बोल दे, तो बड़ी बात नहीं। आपको पता होगा, अपने घर के आर्टिकल्स देख लो आप, उनको जैसे आप लैपटॉप को बेचने जाते हो, 5,000 में दे दो, और ऐसे लैपटॉप लेने जाओ तो 45,000। आप कहना क्या चाह रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी यदि बर्बाद हो गई है, लाइब्रेरीज पे नहीं कर पा रही है, तो ऐसे टाइम में यदि आप कंपनी को सेल करोगे तो आपको दाम मिलेगा, और जब जो दाम मिलेगा ना बेटा, वो इतना कम होगा कि आप सारी लाइब्रेरीज को पे नहीं कर पाओगे। तो क्रेडिटर्स का ही फायदा नहीं है, क्रेडिटर्स का भी फायदा इसी बात में है कि किसी भी तरीके से क्या किया जाए, कंपनी कंटिन्यू रहे, कंपनी चलती रहे। मालिक बदल जाए, कोई और तरीके से कुछ हो जाए, लेकिन कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, राइट?
तो इसी के लिए हुआ क्या, इंसॉल्वेंसी कोड लेके आए। क्या लेके आए बेटा? अब आपके दिमाग में फिर डाउट आ रहा होगा, सर ये जो इंसॉल्वेंसी जो कोड आया तो क्या कब आया ये? 2016। ये आपको याद होगा ही। तो 2016 से पहले क्या कोई ओल्ड लॉ नहीं था? हाँ। 2016 से पहले की क्या प्रॉब्लम बताता हूं, अपन डिटेल में आगे तो बात करेंगे ही। 2016 से पहले क्या था? अलग अलग लॉ बने हुए थे। मतलब कंपनी की इंसॉल्वेंसी कंपनी लॉ में दी हुई थी, इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल्स लॉज में दी हुई थी, सबकी इंसॉल्वेंसी के लिए अलग अलग लॉ बने हुए थे। और यहां तक कि कंपनी की इंसॉल्वेंसी में 2 मैटर अलग अलग थे। मतलब कंपनी यदि बीमार होगी तो आपने शायद नाम सुना होगा किसी ने, बाइफर, BIFR, किसी ने सुना है बेटा? फुल फॉर्म याद है किसी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब कंपनी लो में, कंपनीज में कोई भी कंपनी पहले क्या होती थी बेटा? बीमार। प्रत्येक इंडस्ट्रियल कंपनी बनती थी तो उन कंपनी को पहले रिवाइव करने के लिए बाइफर के पास जाना पड़ता था। और जब रिवाइवल पॉसिबल नहीं होता था तो पता है क्या जाना पड़ता था? हाई कोर्ट में वाइंड अप के लिए। तो कितने लॉ बने हुए थे? कितने बने हुए थे? 2। तो कैसे? रिवाइवल के लिए जाओ बाइफर के पास, और रिवाइवल पॉसिबल नहीं हो तो हाई कोर्ट क्या करेगा? वाइंड अप। अब तो बोले सर क्या प्रॉब्लम है? ये वही प्रॉब्लम है जो बराबर की एज के भाई बहनों में प्रॉब्लम होती है, या भाई भाई में प्रॉब्लम होती है, या बहन बहन में प्रॉब्लम होती है। आप अपने भाई को बोलो, ए जाके गिलास ले ले, वे लंगे खुद ही ले ले, काम नहीं कहते बस। और यदि आपका भाई बहन बोले पढ़ाई कर ले, तू तो कर ले पहले, मुझे बोल रहा है पढ़ाई, नंबर देख लंगू, कहना क्या चाह रहा? साइफर ने बोला मैंने पूरी नॉलेज और सब कुछ देख लिया, ये कंपनी बंद होनी चाहिए, बोल दिया मैंने। हाई कोर्ट बोलता है लंगूर मुझे बताएगा है तो पापा मेरा, तो पापा है ऐसे बोलते ना भाई से, तू पापा है, तू बताएगा मेरे को क्या कपड़े पहनने, कहां जाना है, कितने बजे जाना है, मम्मी है तू। तब कहना क्या चल? बाइफर ने पहले 3 साल लगाए और 3 साल के अंदर डिसाइड किया सब कुछ करके कि ये कंपनी को क्या किया जाए? वाइंड अप किया जाए। और वाइंड अप के लिए गए, हाई कोर्ट ने बोला बाइफर कि मैं सुनता नहीं, मैं हाई कोर्ट हूं, आई एम द हाई कोर्ट, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की सुनते, सुप्रीम कोर्ट के अलावा हम किसी की नहीं सुनता। तू होता कौन है ऑर्डर देने वाला? कंपनीज एक्ट में हाई कोर्ट हूं मैं, हाई कोर्ट है, तू बताएगा मेरे को? तो फिर हाई कोर्ट बोलता रहा बाहर में जा, तूने क्या बोला? पुट यहां से, मैं वापस से देखूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तू होता कौन है? तू ऑर्डर देगा? ये तो वही वाली बात हो रही है, एक भाई ने दूसरे भाई को ऑर्डर दिया पढ़ाई कर ले, तू बोल रहा है अब तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना, बाहर में। कुछ बात समझ में आ रही बेटा? तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो क्या किया 2016 में? ये चल रहा है बहुत पुराना, 2008, 9, 10, 11 नंबर ऑफ ईयर से प्लान कर रहे थे। फाइनली 2016 के अंदर जितने भी लॉज हैं उन सबको कंपाइल करके हम क्या लेके आए? IBC 2016 लेके आए। अभी थोड़ा सा डिस्प्ले के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे डिस्प्ले दिख नहीं रहा, तो अपन इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ